हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बेसिक्स किए थे। उसके बाद हमने किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दो टेक्निक्स की बात की थी, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हमने टोटल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग या फिर हिस्टोरिक कॉस्टिंग भी कहा था। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वो इसलिए था क्योंकि उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल आप दोनों कॉस्ट को एक साथ लेके चलते हैं। उसके कंपैरेटिवली दूसरी हमने बात की थी मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि एडिशनल आउटपुट की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में और आपके टोटल प्रॉफिट्स में कितना चेंज आता है, उसको हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिनोट किया था। तो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर टॉपिक्स कि मार्जिनल कॉस्टिंग को किस नाम से जाना जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों यूज़ की जाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम किन किन टर्म्स का यूज़ करना है। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद हम बात करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम आगे किस तरह से प्रॉफिट स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्रॉफिट्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, और मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से हम किस तरह से मैनेजरियल डिसीजंस भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज़ जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, इससे पहले हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन भी देखना होगा। तो जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसका दूसरा नाम जाना जाता है थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब यानी कि जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए स्टूडेंट्स, सेल्स में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रही हूँ तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल्स में से जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर मैं इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट मैंने माइनस नहीं किया, अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है, अगर मैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दूं, यानी टोटल कॉस्ट सेल्स में से अब मैं डिडक्ट कर चुकी हूँ, आप यहाँ ना करके देखिए, अगर यहाँ मैं माइनस करती हूँ माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, अब जो बचा हुआ आएगा सेलिंग प्राइस में से मैं दोनों कॉस्ट माइनस कर चुकी हूँ, दैट इज़ टोटल कॉस्ट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। देन जो रेजिडुअल आपके पास बचेगा वो या तो आपके प्रॉफिट होंगे या फिर लॉसेज होंगे। सेम केस यहाँ पे भी बचेगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया। तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग को कंट्रीब्यूशन थ्योरी का भी नाम दिया है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग की पूरी थ्योरी आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही बेस्ड रहेगी। इस कंट्रीब्यूशन थ्योरी में आप सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी जब हमने माइनस कर दिया, उसके बाद जाके आपके पास प्रॉफिट्स बचते हैं। तो जो प्रॉफिट्स आपके पास बचे हैं, उन प्रॉफिट्स में से आपने कहा कि वो प्रॉफिट जो कि टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद भी आपके पास अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको हमने कहा कि ये हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर है, क्योंकि सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, उसके बाद ही हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाला है, ये दो एंगल से निकलेगा। पहला कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से कैसे आया और इसे कैसे हमने यूज़ करना है, इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर फाइंड आउट किए गए कंट्रीब्यूशन में हम वो फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब हम इनकी इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन में सबसे पहली इक्वेशन तो हमारी यही बन गई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन 1 में इसे नाम दे सकते हूँ। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैंने यहाँ से निकाला था कंट्रीब्यूशन। अगर मैं इस कंट्रीब्यूशन में से यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैंने निकाला था प्रॉफिट। अब हम पहली इक्वेशन तो हमने ये डिस्कस कर ली, S माइनस वी सी। अगर इसी से हम दूसरी इक्वेशन की बात करें
तो एस माइनस वी सी किसके इक्विवेलेंट है? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास आएगी कंट्रीब्यूशन दैट इज सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है तो माइनस लॉस है तो स्टूडेंट्स ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन, ये यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट इक्वेशन एस माइनस वी सी, सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया है, प्रॉफिट है ये माइनस है, जब हम इसकी बात करेंगे यानी कि प्रॉफिट में जब मैंने एफ सी जोड़ दिया, इसमें ये प्लस कर दिया, तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन ही तो आएगा। तो इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने इक्वेशन 2 बनाई। उसके बाद हम तीसरी एक और नई इक्वेशन बना सकते हैं। जो हम तीसरी और नई इक्वेशन बनाएंगे वो हम कह सकते हैं, पहले दो इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, वो इक्वेशंस में हमने कहा एस माइनस वी सी इक्वल है कंट्रीब्यूशन के, और कंट्रीब्यूशन इक्वल है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने 3 इक्वेशंस बनाई। पहली बनाई ये वाली, दूसरी बनाई थी हमने ये वाली। तो फर्स्ट और सेकंड से अल्टीमेटली हम थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। थर्ड इक्वेशन आएगी एस माइनस वी सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एफ सी प्लस प्रॉफिट, या फिर एफ सी माइनस लॉसेस। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 3 इक्वेशन की हैं। अगर हम इसके आगे डिस्कस करें तो इसी स्टेटमेंट को हम और ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं। हमने देखिए दोबारा से मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको थर्ड इक्वेशन, एस माइनस वी सी वॉज इक्वल टू एफ सी प्लस पी, पी फॉर प्रॉफिट। अब ये जो माइनस वाला है इसको भी हम उधर ले जाके प्लस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन बन सकती है एस इज इक्वल टू, ये माइनस है सबसे पहले इसको ही इधर ले आओ, प्लस हो गया, प्लस एफ सी एंड प्लस पी, यानी कि जो आपकी सेल्स है वो आपकी टोटल लागत और प्रॉफिट से मिलके बनी है। अब हम और इससे और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन नंबर 5 की बात करूं तो फिफ्थ इक्वेशन क्या कहती है? फिफ्थ इक्वेशन कहती है कि फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट आप लेके चल रहे हैं, यानी कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया था दैट वाज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ सी प्लस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ से हम एफ सी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एफ सी निकालना है तो सी माइनस पी इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट्स माइनस कर देते हैं तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। सेम केस इसी फॉर्मूले से हम एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं। मुझे सिर्फ प्रॉफिट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो। कंट्रीब्यूशन क्या था, ये तो ऑलरेडी मेरे पास एस माइनस वी सी था। अब अगर मैं कहूँ कि मैं अगर प्रॉफिट निकालना चाहती हूँ, सिर्फ प्रॉफिट, कैसे निकलेंगे, एस माइनस वी सी माइनस एफ सी, यानी कि जब मैं अपनी सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने 5-6 इक्वेशंस की हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन को हमने कहा कि उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमने 1 बाय 1 इक्वेशंस बनाई जो मैंने अभी आपको सामने सारी लिख के दिखाई हैं। तो अब इन इक्वेशंस में हम आगे बात करेंगे, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या फिर ज़ीरो आता है तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, अब हम उनको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो आता है तो, यानी कि आपने लिखा यहाँ पे एस माइनस वी सी, साथ साथ हम एक इक्वेशन खुद ही बना लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे आया मेरे पास 2 लाख, सेल्स मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई है 80,000, तो कितना बचा मेरा कंट्रीब्यूशन,
दैट इज़ 1,20,000। ठीक है स्टूडेंट, 1,20,000 मेरे पास कंट्रीब्यूशन बचा है। अब देखो कंट्रीब्यूशन बचा है, अगर मैं कहती हूँ ये कंट्रीब्यूशन किस में है, ये तो प्लस में है, पॉजिटिव है। अब माइनस मुझे क्या करना है, FC फिक्स्ड कॉस्ट। मान लीजिए मैं जो फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस करने वाली हूँ वो है मेरे पास 1 लाख। तो अभी भी अमाउंट बचा है, दैट वुड बी योर प्रॉफिट। तो 20,000 क्या आया, प्रॉफिट। इसी इक्वेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसका रिवर्स केस कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 लाख, यहाँ पे 80,000 मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। अब मेरे पास बचा 1,20,000। मेरे पास कंट्रीब्यूशन 1,20 है, मेरी लागत आई है 1,50,000 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। अब बताओ इसमें से मैंने ये माइनस करना है 1,50,000, तो मेरे पास क्या बचेंगे, माइनस के 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस के 30,000 बचेंगे, दैट वुड बी योर लॉस। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन कम रह जाता है, यानी कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, तो भी आपके पास लॉस आएगा। अब इसका थर्ड केस करते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसको, ये वाली सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके थर्ड केस की बात करते हैं। इसी का जब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे, तो मैंने कहा मेरे पास सेल्स थी 2 लाख, दैट वाज ओके। उसके बाद मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट मेरी इतनी ज़्यादा आती है कि मेरा कंट्रीब्यूशन अब आपकी, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी पूरी 2 लाख ही आ रही है। हो सकता है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हो, इस वजह से आपकी सेल्स भी इतनी है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इतनी है। तो अब देखिए, अभी तक कंट्रीब्यूशन 120 आ रहा था, अब कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, नाउ C इज़ इक्वल टू 0। इसमें से मुझे माइनस क्या करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए मेरे पास फिर से वही 1 लाख है। अब क्या आएगा, माइनस के ही तो 1 लाख आएंगे, तो ये माइनस के 1 लाख क्या है, मेरा लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने 3 कंडीशंस की सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन को लेके। आई होप ये तीनों मेथड्स आपको समझ में आए होंगे बच्चे। इसके बाद अब बस एक ही चीज़ बची है, लास्ट जो हमने एक इक्वेशन बनानी है। 2 लाख आपकी सेल्स थी, 80,000 मैंने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, कितना बचा, contribution was equal to 1,20,000. Now I am saying my fixed cost is also equal to 1,20,000, which I have to deduct from contribution. Then leftover will be the profit or the losses. Then what is profit and what is loss? कुछ भी नहीं, amount of profit or loss is 0 because 120 minus 120 will equal to 0. When there is a situation a firm is neither earning profit nor earning loss, then it would be equal to, it will be known as break even point. ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी सेल्स जितनी आप कर रहे हो उससे ना आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आपकी FC के इक्वल है। ये था आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखिए बच्चे, यही वो कंडीशंस हैं जो अभी हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ की हैं। मैंने आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट ये सब निकाल के अभी दिखाया है। ये वही सारी सिचुएशंस को यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा गया है। आप इनके साथ साथ वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन डाल सकते हैं ताकि आपको ईजिली ये मेमोराइज हो जाए। इसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस।
यानी कि एक ऐसा एनालिसिस जिसमें मेरी लागत कितनी है, वॉल्यूम यानी कितनी क्वांटिटी में मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ और उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है. इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, their cost of producing, and after that amount of profit we are earning from selling those units. Then this relationship is called cost volume profit analysis. In another terms, it is also known as break even point. It was such a point on which no profit no loss. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है? जब भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आप ये देखेंगे कि कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाए. जिस टेक्निक के बेसिस पे आप मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो, वो आपकी मानी जाएगी मार्जिनल कोस्टिंग. तो मार्जिनल कोस्टिंग में हमने बहुत सारे फैक्टर्स को लेके चलना है. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मार्जिनल में रहता है वेरिएबल कोस्ट. ये मार्जिनल कोस्टिंग का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है. इसमें हम कोस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था. अगर आपकी फिक्स्ड कोस्ट कांस्टेंट है, ऑब्वियसली फिक्स्ड कोस्ट हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है. हम कितना भी प्रोडक्शन कर लें वो आउटपुट के अकॉर्डिंग कभी वेरी नहीं करती है. अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कोस्ट रिमेन्स ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट. But if we talk about variable cost per units always remains same irrespective of level of output. जैसे मैं कहती हूँ 10 रुपीज़ है और रॉ मटेरियल का रेट 10 रुपीज़ है, तो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट ही रहेगा, चाहे आप 2000 यूनिट्स बनाइए, आप 5000 बनाइए, या फिर ओनली 100 यूनिट्स बनाइए, तो वो आपका 10 रुपीज़ अगर पर यूनिट है तो आपका वही रेट रहेगा. उसके बाद हम बात करें कि अगर हमने चेंजेस किए हैं, या तो मैंने अपने प्रोडक्शन में चेंजेस कर दिए या उसके किसी मेथड में चेंजेस कर दिए, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन अब कितना आ रहा है, उस प्रोडक्शन की लागत कितनी आ रही है और उसकी वजह से प्रॉफिट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस रिलेशनशिप को हमने स्टडी करना है. तो इस रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे, इसके लिए हम डायग्राम्स बनाएंगे. बच्चे अब हमारे वही डायग्राम्स दोबारा रिपीट होंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाए हुए हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब हमने यहाँ पे कोस्ट को शो करना है. तो बच्चे वन बाय वन इनके डायग्राम्स बनाते हैं. ये देखिए, सबसे पहला डायग्राम, एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, आप क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे हम अपनी क्वांटिटी या अपना आउटपुट लेते हैं. बच्चे छोटे छोटे डायग्राम्स बनाएंगे. आपको ये डायग्राम्स आते भी हैं, आप बहुत ईजिली इनको कर भी सकते हैं. तो बच्चे मैं सिर्फ एक नीचे लिख के दिखा रही हूँ. ये मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. सेम तीनों डायग्राम्स में भी आपको यही लेना है. यहाँ पे मैं ले सकती हूँ आउटपुट, लेकिन यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं. अगर मैं वी वॉल्यूम को डिनोट कर रही हूँ तो यहाँ पे आउटपुट की जगह मैं टर्म यूज़ कर सकती हूँ वॉल्यूम. ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया, वाई एक्सिस पे हम कोस्ट ले लेंगे और प्रॉफिट भी ले सकते हैं. अगर मैं कोस्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ मैंने कोस्ट ले लिया सी, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ले लिया, सेम सी वॉल्यूम सी एंड वॉल्यूम. इफ़ आई टॉक अबाउट फिक्स्ड कोस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. दिस इज़ माई फिक्स्ड कोस्ट. आप चाहे आउटपुट इतना करें या इतना करें या फिर ना भी करें, ज़ीरो पे हैं तो भी आपकी फिक्स्ड कोस्ट इतनी तो आनी ही आनी है. ये हमेशा आपने किया हुआ है. इसका सेकंड पार्ट करते हैं वेरिएबल कोस्ट. प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आएगी, नहीं कर रहे तो नहीं आएगी, ज़ीरो. नहीं प्रोडक्शन की तो आपकी वेरिएबल कोस्ट भी ज़ीरो है. लेकिन वेरिएबल कोस्ट आपकी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी बढ़ती चली जा रही है. सॉरी स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा. तो ये है मेरी वीसी. अब हम टोटल कोस्ट की बात करें, टोटल कोस्ट कभी ज़ीरो से स्टार्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि फिक्स्ड का पार्ट तो उसमें रहेगा ही रहेगा. एक पॉइंट तक वो फिक्स रहेगी, उसके बाद वो धीरे 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 बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. दिस वुड बी टोटल कोस्ट. ये हमने तीन किया, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टीसी. टीसी सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके बाद देखो इसकी तरह से वेरिएबल की तरह से ये बढ़ना स्टार्ट कर जाएगी. अब हम बात करेंगे प्रॉफिट या लॉस की.
तो स्टूडेंट्स हमने सीवीपी एनालिसिस करना है। इसमें हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है तो हमारा लॉस भी हो सकता है। जो हमारा एक्स एक्सिस से नेगेटिव साइड ड्रॉ हो जाएगा, जो हमारा नीचे अगर एक्स एक्सिस के पार्ट आता है तो दैट वुड बी वाई नेगेटिव, नेगेटिव का वाई का नेगेटिव वाला पार्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। ये था मेरा एक्स एक्सिस, इसको मैं नीचे ड्रॉ करके ला रही हूँ। ये एक्स, ये था वाई। यहाँ पे हमने या तो कॉस्ट ली थी या प्रॉफिट लिए थे। अगर हम यहाँ तक हैं, एक्स एक्सिस के यहाँ तक हैं तो प्रॉफिट है, अगर हम इसके नीचे जा रहे हैं तो हमारे लॉसेस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ये था वॉल्यूम, सेम केस वॉल्यूम, नीचे आएंगे तो लॉसेस। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा एक पॉइंट के बाद हमारे लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कुछ पॉइंट तक आके, यानी कि मैं कहूँ कि यहाँ तक आके मेरे खर्चे ठीक हैं, इतने तक। इसके बाद मुझे यहाँ से तो ऊपर प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन इतना पार्ट मेरा तो ज़ीरो तो यहाँ था, दैट वाज माय ज़ीरो पॉइंट। तो ये इससे अपर जितने पार्ट जा रहे हैं एक्स एक्सिस से ऊपर वो प्रॉफिट हैं, और एक्स एक्सिस से नीचे जितने पार्ट आ रहे हैं वाई के साथ जो एडजॉइन हो रहे हैं, ये इतने मेरे लॉसेस, ये इतना पार्ट लॉस का, ये पार्ट प्रॉफिट का। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वही डायग्राम है जो हमने अभी बनाए हैं। फिक्स्ड, वेरिएबल, टोटल और लास्ट है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम का। अगर आपका वॉल्यूम इतना है, इस पॉइंट पे आ रहा है, तो आप कहेंगे कि आपके प्रॉफिट्स हैं। एक्स एक्सिस से नीचे जा रहे हो, वाई के नीचे वाले पार्ट पे अपर पार्ट इज़ वाई पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट इज़ वाई नेगेटिव, यहाँ पे आपके लॉसेस हो जाएंगे। उसके बाद कुछ अजम्पशंस दी हुई हैं इन इक्वेशंस की, इस रिलेशनशिप की। फर्स्ट हमें जो दी गई है दैट इज़ आपके जितने भी कॉस्ट है उसको फिक्स्ड और वेरिएबल दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट आपकी फ्लक्चुएट करती है प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, यानी पर यूनिट सेम रहेगा। अगर वेरिएबल के लिए हमने कहा पर यूनिट सेम है, तो फिक्स्ड के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चाहे आपका लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो। दूसरा हमने एज्यूम किया है सेलिंग प्राइस भी सेम रहेगा। थर्ड अजम्पशन इज़ कि आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात की है, एक ही प्रोडक्ट की बात की है तो हम यही सेम कहेंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो भी हम कह रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स सेम रहेगा। जैसे ए और बी की आप अगर उसको बना रहे हो तो कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो आपका सेम रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने सीवीपी रिलेशनशिप की बात की, यानी कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करने पे कितनी लागत आई और उससे कितने प्रॉफिट्स आए, इस रिलेशनशिप को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वे में स्टडी करना है। फर्स्ट इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप है अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि आपकी लागत और वॉल्यूम। अगर मैं कहूँ नेगेटिव, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी लागत भी बढ़ रही है, तो ये तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन हमारी अजम्पशन क्या कहती है कि जितना हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं हमारी लागत कम आती जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर हो जाती है और ग्रेजुअली हमारी वेरिएबल कॉस्ट में डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। तो हमने यहाँ पे कहा नेगेटिव रिलेशनशिप, इट मीन्स इफ़ you are producing more units then your cost is also increasing. In this case your production is increasing and chances of there are chances, यही हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड we are talking about, अब नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में है? पहला तो आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट के बीच में था, दूसरा आपका कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में है। अब यहाँ पे भी ये नेगेटिव रिलेशनशिप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लागत बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम होंगे। आई रिपीट, नेगेटिव ही होता है, अगर आपकी लागत कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, और अगर आपकी लागत ज़्यादा है तो उतने ही आपके मिलने वाले प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट अराइज्ड आउट ऑफ दैट प्रोडक्शन। ये हमारा एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव रिलेशनशिप की। अगर बात करें, पॉजिटिव का मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उतने ही आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो जितनी आपकी सेल्स ज़्यादा है, आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिया, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतने ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे। फिर इसने एक और इक्वेशन बनाई है,
ये हमने अभी किया था बच्चे। यहाँ पे ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है, ये आपको पर यूनिट निकाल के उसको फिर क्वांटिटी से इसने मल्टीप्लाई किया है। जैसे अभी जो हमने इक्वेशन किया उसमें मैंने डायरेक्ट सेल्स 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट सपोज 1 लाख ले लिया, तो उसमें मैंने डायरेक्ट अमाउंट की बात की थी। ये आपको यूनिट वाइज गिवन है, आप चाहें तो इस इक्वेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हमने जब इस रिलेशनशिप की बात की, दैट इज़ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, इसमें हमने किन किन चीज़ों को स्टडी किया, क्या क्या चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मेरी कॉस्ट क्या आएगी, मेरे प्रॉफिट्स कितने आएंगे, कितना प्रॉफिट अर्न मुझे अगर करना है तो मैं कहती हूँ मुझे 10% प्रॉफिट अर्न करना है सेल्स पे, मैं कहती हूँ मुझे 2 लाख प्रॉफिट अर्न करना है, 1,50,000 अर्न करना है, दैट इज़ योर डिज़ायर्ड प्रॉफिट। तो कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए या कितनी सेल्स करनी चाहिए कि मेरे इतने प्रॉफिट्स आ जाएं। उसके बाद हम कहेंगे अलग अलग लेवल पे जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मेरी लागत पे क्या इफ़ेक्ट आएगा और उसकी वजह से प्रॉफिट्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम CVP एनालिसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमने कहा कि जो हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की बात की, ये क्या एक नैरो कॉन्सेप्ट हो सकता है? नो, इट कांट बी ए नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमने एक ऐसा पॉइंट भी डिस्कस किया जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट भी आता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब आ गया तो हमने कहा कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह की भी बात कर सकते हैं या इसकी इम्पॉर्टेंस हो सकती है। फर्स्ट इज़ आप बजट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, प्रॉफिट प्लान कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर सकते हो, आप कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो जिससे आपका कंट्रोलिंग आप इजीली कर सकते हैं, प्राइसेस को फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए आप कॉस्ट और प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपकी लागतें ज़्यादा आ रही हैं, कॉस्ट ज़्यादा, तो आप सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा रख सकते हो। उसके बाद आपको ओवरहेड्स को कैसे एलोकेट करना है, जैसे आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में आपने डिवाइड करना है। उसके बाद अगर आपकी कॉस्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट को भी हम इसमें अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक वी हैव इज़ लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, जैसे ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स का, कॉस्ट दी हुई है वाई एक्सिस पे। तो हमने कहा कि एक लेवल तक तो मेरी लागत आएगी आएगी क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है। लाइक योर गोडाउन रेंट, यू हैव टू पे योर गोडाउन रेंट, आइदर यू आर कीपिंग समथिंग देयर और नॉट, आप वहाँ पे कुछ रखें या ना रखें, आपको गोडाउन का रेंट तो देना ही देना है। उसके बाद देखिए वाई एक्सिस पे थोड़ा सा अपर पार्ट पे इंक्रीजिंग लेवल पे दिखा रहा है, जितना आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो उतनी आपकी रॉ मटेरियल की लागत भी बढ़ती जा रही है। 10,000 जब आपकी लागत आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं उसके बाद आपकी ये कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बढ़ रही थी। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और जो इससे पहले हुआ इस पॉइंट को हम कहेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिस कॉस्ट स्टार्ट्स एट डिक्रीजिंग या फिर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो हमने यहाँ पे लिमिटेशंस की बात की है। फर्स्ट लिमिटेशन की हमने बात की, वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने कह दिया 20 रुपीज़ 18 रुपीज़ पर यूनिट। एग्जाम्पल देखिए आपके पास दिया हुआ है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20 रुपीज़ है 10,000 तक, उसके बाद 18 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा सेम रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जब आउटपुट का एक सर्टेन लेवल रीच कर लेते हो तो उसके बाद आपकी लागतें कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सेकंड, सेलिंग प्राइस, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो आपकी लागतें जब कम आ जाती है तो आपको सेलिंग प्राइस भी कम करना पड़ता है। आप हमेशा एक ही सेलिंग प्राइस जो हमने अभी अज्यूम किया था, हम हमेशा वही सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते हैं। जब आप बल्क में सेल करना चाहते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी देने होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट में नॉट रिमेन स्टैटिक एट हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। हमने कहा कि कुछ लेवल तक फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती हैं, जैसे मेरे प्लांट की कोई कैपेसिटी भी हो सकती है। तो अगर हम एक लेवल के बियॉन्ड जाके कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके बाद तो हमारी लागतें
बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि फ़िक्स्ड कॉस्ट हमेशा के लिए सेम रहेगी। अगर आप कुछ टाइम बाद प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट वहाँ पे इंक्रीज़ भी हो सकती है। लास्ट पॉइंट इज़ आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, यानी कि आपके काम करने का तरीका भी आपके सीवीपी रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हो, ज़्यादा कुशलता से काम कर रहे हो, तो आपकी लागतें जितनी आपने सोची थी उतनी नहीं आएंगी, उससे कम लागत बढ़ेगी अगर आपने अच्छे से यूज़ किया है तो। जैसे मटेरियल को आप प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो, वेस्ट नहीं हो रहा, तो आपकी लागत कम हो जाएगी। दूसरा कि उनके आइडल आवर्स ना हो, तो उनके अगर वर्किंग आवर्स वेस्ट नहीं होंगे तो भी आपकी लागतें यहाँ पे इस तरह से कम हो सकती हैं। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। जैसे एक्स एक्सिस पे आपने किसी शिफ्ट की बात की, आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, वाई एक्सिस पे आपने कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट हमने डेप्रिसिएशन लिया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट को आप हमेशा कहते हो कि ये सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर, आपको एक ही रेट से डेप्रिसिएशन देना होता है। नेक्स्ट ईयर हम चेंज कर सकते हैं, बट एक लेवल के बाद अगर आपकी वो मशीन उसके बाद काम नहीं कर रही है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे एक रेंज तक ये लिमिटेड है। इस रेंज के बाद आपकी ये लागत डेप्रिसिएशन वाली देखो थोड़ा ऊपर ये लाइन ड्रॉ हो रही है, अभी तक मेरी यहाँ थी, अब यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के बाद आपकी कॉस्ट भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज डिप्रिसिएशन कॉस्ट। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर सीवीपी रिलेशनशिप।